एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फ्रॉम द यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी फॉर द अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम किस तरीके से मूव करेंगे। तो आपके पास 10 क्वेश्चन है पार्ट बी के लिए और यूनिट नंबर 2 से यानी सेल बायोलॉजी से, और सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं। अब आपको एक क्वेश्चन के लिए मैं 1 से 2 मिनट दूंगी और अगर आपने वो क्वेश्चन सही किया है तो आप 2 मार्क्स करेंगे और अगर गलत है तो -0.5 करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगी, एक टाइम दूंगी पर्टिकुलर, उस टाइम में आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब आप उसको सोल्व कर लेंगे तब मैं समझाऊंगी कि इसका ये सही आंसर क्यों है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। इसके लिए मैं टाइम सेट कर देती हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसके लिए हम 2 मिनट रख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम 2 मिनट रख लेते हैं। यस, टाइम स्टार्ट हो गया है। इस क्वेश्चन को कीजिए आप। पार्ट बी का है, यूनिट नंबर 2 से है। ओके, तो टाइम कंप्लीट हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। तो ये है फर्स्ट, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। पूछा क्या है, इन सैक्रोमाइसिस डीएनए रेप्लिकेशन इज टाइटली कंट्रोल्ड, द डीएनए शुड रेप्लिकेट वंस पर सेल साइकिल, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाई द सेल डू नॉट री रेप्लिकेट देयर डीएनए इन द एस फेज। क्वेश्चन में कहा है कि सैक्रोमाइसिस के अंदर एक सेल साइकिल में केवल एक बार ही डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है और ये जो प्रोसेस है काफी स्ट्रिक्ट होती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक सेल साइकिल में 2 बार या 3 बार या 4 बार डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया जाए, केवल एक बार ही होता है और केवल एस फेज में ही होता है। तो इसका कारण आपसे पूछा है कि कौन सा कारण है। अब ये पूछा है कि कौन सा कारण नहीं है, गलत स्टेटमेंट आपसे पूछा है। ठीक है, इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से समझें और ध्यान से देखें। इनकरेक्ट पूछा है। देखिए फर्स्ट में लिखा है कि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, जिसको हम प्री आरसी भी बोलते हैं, रिमेन बाउंड टू द डीएनए इन द एस फेज एंड डज नॉट अलाउ द री रेप्लिकेशन। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये सेल साइकिल है, ये है G1 फेज, उसके बाद S फेज, G2 फेज, फिर M फेज, अगेन फिर G1 फेज। तो होता क्या है कि G1 फेज में ही ये जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, एक साइट होती है, ORC बोलते हैं, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उस साइट पर CDT1, CDC6 और MCM हेलिकेज आ जाते हैं। ये जो CDC6 है, CDT1 है, ये इस MCM हेलिकेज को यहाँ लोड कर देते हैं ताकि जैसे ही एस फेज आए तो ये MCM हेलिकेज डीएनए को ओपन अप कर दे और रेप्लिकेशन हो सके।
तो यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एम फेज के लास्ट में और G1 के स्टार्ट में ही बन जाता है। मतलब जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा नहीं है कि एस फेज में ही बनेगा, क्योंकि यहाँ रेप्लिकेशन होता है, वो एस फेज से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि जैसे ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एस फेज आता है, तो एस फेज आने पर क्या ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही रहेगा? अब इसका काम क्या है? देखो एमसीएम का काम है कि डीएनए को ओपन अप करते जाना, तो ये आगे मूव करता रहेगा। यहाँ पर जो CDC6 है, CDT1 है, इनको भी हटा दिया जाता है, क्योंकि इनका काम था एमसीएम को लोड करना, उसने एमसीएम को लोड कर दिया है। तो ये जो पूरा ही कॉम्प्लेक्स है ये एस फेज में आने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एमसीएम आगे मूव कर जाता है, इन दोनों को हटा दिया जाता है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एस फेज में डिग्रेड हो जाता है। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि ये जो प्री आरसी होता है ये डीएनए से बाइंड रहता है एस फेज में भी, ताकि वहां री रेप्लिकेशन ना हो सके। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एस फेज में आने पर ये ब्रेक हो जाता है, तो ये गलत है, पूछा भी गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब एक बार थर्ड को देखते हैं। लिखा है असेंबली ऑफ प्री आरसी इज इनिशिएटेड एट द एंड ऑफ द माइटोसिस एंड द अर्ली G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ये बात तो मैंने आपको बताई ही है कि ये जो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स होता है ये एम फेज के लास्ट में और G1 के स्टार्टिंग में ही बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है CDT1 दैट हेल्प इन द रिक्रूटमेंट ऑफ MCM प्रोटीन इन द G1 फेज इज इनएक्टिवेटेड बाय द जेमिनिन इन द S फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब जैसे देखो ये G1 फेज में CDT6 और CDT1 का काम होता है MCM हेलिकेज को यहाँ लोड करना। अब जैसे ही S फेज आता है MCM लोड भी हो गया है, अपना काम करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो CDC6 और CDT1 होता है उसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इनएक्टिव ना रहे, नहीं रहे अगर इनएक्टिव, तो वो क्या करेंगे, दूसरे MCM को वहां लोड कर देंगे और फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। लेकिन कहा है कि एक सेल साइकिल में एक ही बार होता है रेप्लिकेशन, तो इसीलिए CDT1 को और CDC6 को एक जेमिनिन होता है वो इनको इनएक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ एस फेज में ही ये जेमिनिन सिंथेसाइज होता है और ये क्या करेगा, CDT1 को पकड़ के उसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो CDT1 है जो हेल्प करता है रिक्रूटमेंट ऑफ MCM प्रोटीन इन द G1 फेज इज इनएक्टिवेटेड बाय द जेमिनिन इन द S फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड में लिखा है असेंबली ऑफ प्री आरसी इज इनहिबिटेड बाय द CDK एक्टिविटी। मतलब कि देखो अगर हमें यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, हम नहीं चाहते कि रेप्लिकेशन हो, तो यहाँ जो CDK होते हैं जो सेल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं वो इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देते हैं ताकि वहाँ पर रेप्लिकेशन ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो जेमिनिन है इसने पकड़ रखा है CDT1 को, लेकिन अब हम चाहते हैं कि फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, तो फिर से हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा CDT1 को। तो जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एम फेज में मिलता है, तो ये APC इस जेमिनिन को डिग्रेड कर देता है, जिस वजह से CDT1 फ्री हो जाता है और ये फिर से MCM हेलिकेज को यहाँ लोड करता है और ये कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इन चारों में से ये तीनों तो सही हैं, ये फर्स्ट वाला गलत है, पूछा गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हमने कर लिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से 40 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 40 सेकंड आपको देती हूँ, कीजिए इस क्वेश्चन को। यस, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के किस फेज में हमें बिल्कुल बेहतरीन से क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एम फेज यानी जो एम फेज होता है, एम फेज का भी जो मेटा फेज होता है,
एम फेज का भी जो मेटाफेज होता है वहां पर हमें सबसे अच्छे क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एम फेज का भी जो मेटाफेज होता है, मतलब आप देखो यहाँ क्लियरली दिखाई देते हैं कि क्रोमोसोम का शेप क्या है, किस तरीके से वो अरेंज है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए 1 मिनट काफी है। चलिए टाइम सेट कर लेते हैं 1 मिनट। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द सेल बायोलॉजी। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है प्रोग्रेशन अक्रॉस द G1 to S boundary followed by entry into the S phase is promoted by the activation of which one of the following protein complex। इनमें से कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है G1 से S में एंट्री के लिए। ठीक है, हाँ देखिए, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। G1 फेज होता है, फिर S, फिर G2, फिर M। तो यहाँ पर जो G1 फेज के लिए होता है कॉम्प्लेक्स वो होगा साइक्लिन D NCD के 4,6, जिसको हम 4CD भी बोलते हैं, मतलब 4,6D। इसके बाद जब हमें G1 से S में जाना होता है, G1 से यदि हम S में जाना चाहते हैं तो वहां पर रिक्वायरमेंट होती है साइक्लिन E और CD के 2 की, जो कि क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है कि G1 से S में जाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी साइक्लिन E और CD के 2 की। इसके बाद S फेज के लिए जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होगा साइक्लिन A और CD के 2। इसके बाद फिर G2 के लिए होता है साइक्लिन A और CD के 1, और G2 से M में जाने के लिए, G2 से अगर हम M में जाना चाहते हैं तो साइक्लिन B और CD के 1। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो G1 के लिए क्या है, G1 के लिए है 4,6D। G1 से S के लिए है 2 एंड E, यानी 2 क्या है CD के, और साइक्लिन कौन सा है, E है। S फेज के लिए बात करें तो ये होता है, S फेज के लिए होगा A एंड CD के 2, CD के 2 और साइक्लिन A। अब इसके बाद G2 के लिए, G2 फेज के लिए अगर बात करें तो ये होता है A एंड 1, और G2 से अगर हमें M में जाना है तो वहां जरूरत होती है B और 1 की। ठीक है, तो 4,6D फॉर G1, G1 से S के लिए 2 एंड E, S के लिए A और 2, G2 के लिए A और 1, और G2 से M के लिए B और 1। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें G1 से S में जाना है तो साइक्लिन E और CD के 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये भी 1 मिनट का है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। ओके, मैं टाइम सेट कर देती हूँ 1 मिनट। टाइम स्टार्ट हो गया है, कीजिए इस क्वेश्चन को।
ओके, तो इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शॉर्ट इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, जिनको हम साइन बोलते हैं, इज ट्रू। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही आंसर है। देखो साइन होते क्या है, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। शॉर्ट इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, जिनको साइन बोलते हैं, आर नॉन ऑटोनोमस एंड नॉन कोडिंग ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं। अब नॉन ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि वो खुद से जंप नहीं कर सकते, उन्हें अगर कहीं जाना है, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, साइन है, लाइन है, ये क्या है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, यानी जो जंप करते रहते हैं। तो अगर उन्हें अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो उन्हें किसी और फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। मतलब वो मूव करते तो हैं लेकिन खुद से नहीं करते हैं, तो वो नॉन ऑटोनोमस हैं। साथ साथ वो नॉन कोडिंग भी होते हैं, मतलब मोस्टली जो होते हैं आगे जाकर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते। दैट आर अबाउट 100 to 700 बेस पेयर इन लेंथ, और उनकी लेंथ कितनी होती है, 100 से लेकर 700 बेस पेयर होती है। अब और क्या है कि जो साइन होते हैं रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजेंस है। ये कैसे हैं, रेट्रो ट्रांसपोजेंस हैं, और उनको फॉर्म कौन करता है, मतलब साइन को बनाता कौन है डीएनए के एलिमेंट से, इनको बनाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ये फॉर्म करता है साइन को। ये रेट्रो ट्रांसपोजेंस है, ऑटोनोमस है, नॉन कोडिंग ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, और 100 से लेकर 700 बेस पेयर तक उनकी लेंथ होती है। चलिए इनको मैच कर लेते हैं। पूछा है सही कौन सा है, फर्स्ट में लिखा है साइन रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजेंस, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। सेकंड में लिखा है साइन कैन ट्रांसपोज इंडिपेंडेंटली, अभी हम पढ़ के आए हैं नॉन ऑटोनोमस है, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। साइन कैन मोबिलाइज द नेबरिंग लाइन रिपीट, मतलब इसमें लिखा है कि जो साइन होते हैं उनके पास जो लाइन एलिमेंट है उनको मोबिलाइज करवाने में, मूव करवाने में हेल्प करते हैं। अब देखो साइन खुद ही मूव नहीं कर पाता है अकेला, तो वो लाइन को कैसे मूव कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। जो साइन है आर नॉर्मली ट्रांसक्राइब बाय द आरएनए पॉलीमरेज 1, तो ये भी गलत हो जाएगा, थर्ड से ये बनते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 1 मिनट का क्वेश्चन है, आप इसे 1 मिनट में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैंने सेट कर दिया है, कीजिए इस क्वेश्चन को। यस, तो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया है, मैं समझा देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट, मेम्ब्रेन में जो लिपिड राफ्ट बनता है इनमें से कौन सा कंपोनेंट उसका नहीं है। ठीक है, तो देखो राफ्ट आर स्मॉल प्लेटफॉर्म कंपोज ऑफ स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल इन द आउटर एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट connected to the phospholipid and cholesterol in the inner cytoplasmic leaflet of the lipid layer। देखो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो वहां पर एक लिपिड राफ्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि एक्ट करता है एज अ प्लेटफॉर्म। किस चीज से बना होता है, ये बना होता है स्फिंगोलिपिड से और कोलेस्ट्रॉल से, और भी पार्ट होते हैं लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये जो आउटर लीफलेट होती है वहां प्रेजेंट होते हैं, और इन स्फिंगोलिपिड को और कोलेस्ट्रॉल को अंदर वाली जो लीफलेट है उससे अटैच करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये कोलेस्ट्रॉल का है, और यहाँ पर ये जो दिए गए हैं आपको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है, और ये मेम्ब्रेन का प्रोटीन है। ठीक है, तो बीच में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस वन, ये क्या है, लिपिड राफ्ट्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो लिपिड राफ्ट होते हैं उनमें स्फिंगोमाइलिन भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ग्लाइकोलिपिड भी होता है, बट फोस्फोटाइडल सेरीन नहीं होता है। देखो फोस्फोटाइडल सेरीन का काम क्या है,
मानो ये कोई भी सेल है, तो जब कभी भी सेल की डेथ करनी होती है तो ये जो कंपोनेंट है दैट इज फोस्फेटाइडल सेरीन, ये बाहर आ जाता है, जो बाहर वाली लीफलेट है वहां पर आ जाता है, जो इंडिकेशन देता है कि अब इस सेल की डेथ होनी है। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो लिपिड राफ्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है। अब अगर आउटर लीफलेट में लिपिड राफ्ट प्रेजेंट है और वहां पर ये भी आ जाए तो ये समझा जाएगा कि इस सेल की डेथ होनी है, लेकिन इस सेल की डेथ तो नहीं होनी है। इस वजह से लिपिड राफ्ट में स्फिंगोमाइलिन भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, लेकिन कभी भी फोस्फेटाइडल सेरीन वहां लिपिड राफ्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। हमसे पूछा भी है कि कौन सा नहीं होगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए भी 1 मिनट काफी है, 1 मिनट टाइम स्टार्ट हो गया है, कीजिए इस क्वेश्चन को। यस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, लाइसोसोम। पूछा है द ट्रांसलोकेशन इनटू विच वन ऑफ द ऑर्गेनेली लिस्ट बिलो डज नॉट डिपेंड ऑन एन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एज अ सिग्नल फॉर इंपोर्ट। ये क्वेश्चन आया प्रोटीन सॉर्टिंग से, यानी कोई प्रोटीन अगर हमें किसी सेल के पार्ट में पहुंचाना है तो उसमें सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इनकी सॉर्टिंग की जाती है। तो कहा है कि इन चारों में से किसके प्रोटीन में जो सीक्वेंस होता है इंपोर्ट करने के लिए वो अमाइनो एसिड नहीं होता है। तो देखो, अगर हमें प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट करना है तो उस प्रोटीन के पास के रिच सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि लाइसिन रिच सीक्वेंस होना चाहिए। और लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है, यानी न्यूक्लियस तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद जो ER होता है, ER के अंदर प्रोटीन को भेजने के लिए उस प्रोटीन में कंटिन्यूअसली ल्यूसिन रिच सीक्वेंस होना चाहिए। अब ल्यूसिन क्या है, अगेन अमाइनो एसिड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम में अगर हमें प्रोटीन को ट्रांसफर करना है तो उस प्रोटीन के पास मैनोज 6 फॉस्फेट होना चाहिए, और मैनोज 6 फॉस्फेट कोई अमाइनो एसिड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। फोर्थ में जो पैरोक्सिसोम होता है, वहां पर अगर हमें किसी प्रोटीन को पहुंचाना है तो उसके पास ट्राईपेप्टाइड यानी कि 3 सीक्वेंस होने चाहिए, ट्राईपेप्टाइड SKL रिपीट वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि सेरीन, लाइसिन और ल्यूसिन, ये रिपीट्स वहां प्रेजेंट होने चाहिए जो प्रोटीन हमें पैरोक्सिसोम में पहुंचाना है। तो ये तीनों भी क्या है, अमाइनो एसिड है। तो इन चारों में अगर हमें प्रोटीन को इंपोर्ट करना है तो इन चारों में से केवल लाइसोसोम वाले प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए 2 मिनट दे देती हूं मैं, इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट काफी हैं। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7।
ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं कैसे पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर पार्टिकल। न्यूक्लियोसोम क्या होता है और उसके रिगार्ड में आपको स्टेटमेंट दी गई है, पूछा है गलत कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज अल्टर्ड इन द मिडल ऑफ द कोर पार्टिकल। अब ये कोर पार्टिकल है, न्यूक्लियोसोम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो डीएनए प्रोटीन से बाइंड रहता है, जिससे क्रोमेटिन बनता है, फिर क्रोमोसोम बनता है। उन प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। मतलब मोस्टली हिस्टोन होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब वो बाइंड जो होता है, डीएनए क्या है, बाइंड रहता है इस प्रोटीन के मतलब आसपास, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। लिखा क्या है, द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर ऑफ द डीएनए। मतलब वहां पर डीएनए कितना होता है, 146 बेस पेयर होते हैं डीएनए के, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ बाइंड रहता है। आगे लिखा है रैप इन द 1.67 लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिकल टर्न अराउंड अ स्टोन ऑक्टोमर। अगर हम बेस पेयर की बात करें तो 146 होते हैं। अगर टर्न की बात करते हैं कि जो बना है मतलब स्टोन प्रोटीन जो है उसके आसपास कितने टर्न होते हैं, 1.67 टर्न होता है, यानी कि एक तो कंप्लीट होता है और दूसरा 67% होता है। मतलब यहाँ पर जो स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात की जाए तो वहां पर H2A जैसे दिया भी है, H2A, H2B, H3, H4 और इन सभी की 2-2 यूनिट होती हैं। मतलब बीच में ये जो स्टोन है ये ऑक्टामर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोन ऑक्टामर या फिर कोर पार्टिकल बोलते हैं। अब इस स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ बाइंड होता है डीएनए और कितना 146 बेस पेयर डीएनए या फिर बोल सकते हैं कि 1.67 टर्न होते हैं डीएनए के इस चारों तरफ। इस तरीके से वो पूरा ही जो डीएनए होता है ऐसे बाइंड रहता है अलग अलग स्टोन ऑक्टामर पे। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये है कोर पार्टिकल, मतलब ये इस पूरे न्यूक्लियोसोम का कोर पार्ट है। अब कहा है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो स्ट्रक्चर है डीएनए की उसे हम अल्टर कर सकते हैं कोर पार्टिकल के मिडल को अल्टर करके। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम जो टिपिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की अल्टर कर सकते हैं इन द मिडल ऑफ कोर पार्टिकल। अगर ये जो कोर पार्टिकल है, बीच वाला पार्ट जो है, इसको हमें अल्टर करना है तो जो स्टोन होता है उसकी अलग अलग मॉडिफिकेशन की जाती है। कभी उस पर फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, कभी मिथाइलेशन किया जाता है। इस तरीके से हम डीएनए के स्ट्रक्चर को भी अल्टर कर सकते हैं अगर हम इस कोर पार्टिकल को अल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, सेकेंड में लिखा है इन कोर पार्टिकल डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड एज फ्लैट सुपर हेलिक्स विद 1.65। देखो अप्रोक्सीमेटली ये इतना ही होता है, 1.65 या फिर 1.67, लगभग इतना ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पर नहीं जाना है, 1.65 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो टर्न अराउंड द स्टोन ऑक्टामर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि स्टोन ऑक्टामर के अराउंड कितना टर्न होता है, 1.65 डीएनए का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड में लिखा है वाइल फॉर्मिंग द 30 नैनोमीटर फाइबर जनरली 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न ऑर्गेनाइज इनटू अ 2 स्टार्ट हेलिक्स। यहाँ पर एक मॉडल दिया गया था जिसको बोलते हैं सोलेनोइड मॉडल। उसमें क्या बताया है कि 6 न्यूक्लियोसोम 1 2 3 4 5 6 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर बनता है 30 नैनोमीटर फाइबर। तो अगर 30 नैनोमीटर फाइबर बनानी है तो वहां पर 6 न्यूक्लियोसोम को कंबाइन किया जाता है, 6 यहाँ फिर 6 यहाँ, इस तरीके से वो अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि हम जब 30 नैनोमीटर फाइबर बना रहे होते हैं उस दौरान 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न आते हैं, जिसको सोलेनोइड मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ में लिखा है द एंड टर्मिनल हिस्टोन टेल इन अ कोर पार्टिकल आर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड एंड एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम बिटवीन द टर्न ऑफ द डीएनए। अब देखो ये है हमारा हिस्टोन मतलब न्यूक्लियोसोम है, जिसमें बीच वाला पार्ट क्या है, स्टोन ऑक्टामर है, और यहाँ पर ये क्या है, डीएनए है। इस तरीके से ये डीएनए है। अब ये जो स्टोन ऑक्टामर होते हैं उसकी भी एंड टर्मिनल टेल निकली होती है इस तरीके से, और ये जो एंड टर्मिनल टेल होती है ये हाईली अनऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर्ड क्यों है, क्योंकि
अपने अकॉर्डिंग, सेल अपने अकॉर्डिंग उसको किसी तरीके से भी मॉडिफाइड कर सकता है, या तो उस पर वो मतलब AC लगा सकता है, एसिटाइलेशन कर सकता है, मिथाइलेशन कर सकता है, फॉस्फोराइलेशन कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो इसको चेंज करता रहता है। तो ये हाईली ऑर्डर्ड नहीं बल्कि हाईली अनऑर्डर्ड होते हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया गया है कि ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे तो सही दिया है कि एग्जिट करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम से बिटवीन द टर्न ऑफ द DNA, तो ये तो सही है, लेकिन वो हाईली ऑर्डर्ड नहीं अनऑर्डर्ड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पूछा भी हमसे गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। चलिए टाइम सेट कर लेते हैं, 1 मिनट कीजिए इस क्वेश्चन को। ये दोनों n पावर में है, मतलब 2 की पावर n। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ इफ n0, nt एंड n डिफाइन द इनिशियल population number at the time t and the number of generation in टाइम t रेस्पेक्टिवली देन। मतलब कोई भी सेल है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो ग्रोथ फेज है, मतलब उसका जो एक्सपोनेंशियल फेज है ग्रोथ का, वो अगर हम देखना चाहते हैं तो वहां पर 3 फैक्टर यूज किए जाते हैं। एक n0 का मतलब है इनिशियल पॉपुलेशन का साइज क्या था, नंबर क्या था। nt का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस पॉपुलेशन का नंबर कितना हो गया है, और t का मतलब है, यानी इसका t का मतलब होता है द नंबर ऑफ जनरेशन इन टाइम t रेस्पेक्टिवली देन। मतलब कि अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है उनका एक्सपोनेंशियल फेज देखने के लिए। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है nt इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाइड 2 to the पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को डायरेक्टली तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है। किस तरीके से, nt अपॉन n0 इज इक्वल टू 2 to the पावर n। जब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया है, nt अपॉन n0 इज इक्वल टू 2 to the पावर n। अब देखो ये किस में दिया है, ये दिया है nt अपॉन n0 2 to the पावर n। मतलब यहाँ हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अगेन सेल साइकिल रेगुलेशन से आया हुआ है, आप इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया है, कीजिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, पूछा है मेटाजोन सेल साइकिल मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अगर एम फेज में भी हमें मेटाफेज से एनाफेज में मूव करना है तो यहाँ रोल होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का।
जो कि कई तरीके से हेल्प करता है मेटाफेज को एनाफेज में ट्रांजिशन करने के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में तो आराम से हो जाएगा। टाइम स्टार्ट हो गया है, कीजिए। ओके, तो इसके लिए सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब देखो, ये कोई भी जो मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि लिपिड से बना हुआ होता है। तो किसी भी प्रोटीन को अगर इस मेम्ब्रेन में रहना है या फिर इसको स्पैन करना है, इसको क्रॉस करना है, तो उसके पास भी कुछ ऐसा पार्ट होना चाहिए जो कि इसको क्रॉस करने में हेल्प कर सके। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ GPCR का, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, उसमें भी हमने देखा है कि वो 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है इस तरीके से। तो वो पार्ट जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है उसे वो बना होता है अल्फा हेलिक्स का। ठीक है, तो मोस्टली एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पैन द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हेलिक्स। अगर उनके पास अल्फा हेलिक्स होता है, मतलब उनकी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होती है, तो वो हेल्प करता है इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो सारे 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आपके सही हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को मार्क्स देंगे, और अगर गलत है तो वो 2 नंबर तो आपके गए, जो मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। मानो आपने अगर 5 क्वेश्चन किए हैं तो इस हिसाब से आपके 10 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन आपका एक गलत हो गया है, तो मतलब 4 नंबर हैं आप, मतलब 4 क्वेश्चन सही हैं, तो 8 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन 8 नहीं होंगे। इसमें से जो 5th क्वेश्चन था उसमें से 2 तो चले गए हैं, मतलब बचे हैं फिर 8 बचे हैं। अब 8 में से भी 0.5 निकलेगा तो ये 7.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आपके जितने भी नंबर बने हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।